इन दिनों एक मामला बड़ा सुर्खियों में है और वो मामला ये है कि एक शख्स हैं जिनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने करीब 39 साल पहले 100 रुपए की रिश्वत ली थी। क्योंकि वो पुलिस वाला का बेटा था, पुलिस लाइन में रहता था वो। उसके बाप भी सब इंस्पेक्टर था। पीछे से आया मेरे जेब में नोट, वो डाल दिया ऐसे करके। हम लोग विजिलेंस वाले हैं, आप चलिए। जब पिताजी का यह केस हुआ उस समय मेरी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। सन 1988 में 12वीं करने के बाद 300 रुपए की नौकरी किया और नौकरी करने के बाद मैं स्वयं से पढ़ाई किया। क्या सजा मिली थी आपको? 1 साल कठोर कारावास और 1000 रुपया फाइन। हमारी घर की स्थिति इतनी खराब हो गई थी भैया, ना हमारे पास कपड़े थे, एक कपड़े में हमको रहना पड़ता था। ये आरोप लगा होगा तो आपका सस्पेंशन हुआ होगा? हाँ, सस्पेंशन हो गया। मेरे पास एक रूलिंग मिली थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें दिया था कि सस्पेंशन नॉट पनिशमेंट बट न्याय मिल गया। तो आज आप लोग पूछ रहे हैं, 39 साल तक हम लोगों को किसी ने नहीं पूछा। तो मैं 83-84 साल का आदमी हो गया हूँ और एक आँख से दिखता है, इलाज नहीं करा सकता। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो सस्पेंशन पीरियड का पैसा है या जो भी मुझे डिपार्टमेंट से पैसा मिलना है और भी वो मुझे दिलाया जाए। कहते हैं सत्यमेव जयते, न्याय तो देर से हुआ वो तो ठीक है, बट उसका कोई लाभ तो है ही नहीं। शकल देख करके सख्ती या नरमी बरतता है। एक अवधिया जी हैं जो 39 साल तक एक आरोप को झेलते रहे और एक और जज हैं जो अभी इस देश में चर्चित हैं, जिनके घर से बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियाँ जली हुई हालत में मिली थी। उनके घर में आग लग गई थी। जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो बड़ी मात्रा में उनके पास पैसे बरामद हुए। और कोर्ट में केस उसी को पेश करते हैं जो उनको पैसा नहीं देता। जो पैसा देते हैं उसका केस कोर्ट में पेश नहीं करते, वहीं उनका काम समाप्त करते। जितने सबूत के पास सही रहते हैं उसको भी समाप्त कर देते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इन दिनों एक मामला बड़ा सुर्खियों में है और वो मामला ये है कि एक शख्स हैं जिनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने करीब 39 साल पहले 100 रुपए की रिश्वत ली थी। उस रिश्वत के मामले में आज 39 साल बाद वही शख्सियत उन आरोपों से यानी रिश्वत के मामले से बरी हुए हैं। लेकिन इन 39 सालों में उन्होंने क्या क्या खोया, किस तरीके से उनके सम्मान को ठेस पहुंची, किस तरीके से उनके परिवार में परेशानियां आईं, वो सब जानने के लिए आज हम उन्हीं जागेश्वर प्रसाद अवधिया जी के पास हैं, जो कि रायपुर में रहते हैं और एक यहाँ अवधिया पारा है, वहाँ उनका निवास है। तो जागेश्वर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। जागेश्वर प्रसाद जी नमस्कार, तीरंदाज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमको ये जानना चाहते हैं कि वो मामला क्या था और कब था, कब का था? ये था 1986 का। यहाँ पे एक वकील रहते हैं शर्मा, KP शर्मा, वो उनका केस लगा था। वो नौकरी में थे परिवहन विभाग में, राज्य परिवहन में। तो मैं यहीं बैठा था नीचे बरामदे में, बेंच लगा हुआ था। यहाँ आया, दरवाजे में खड़ा हुआ था। नाम था अशोक वर्मा और वो हेल्पर के पद में था। कहाँ? रामा भाटा संभागी कप्तान, आज वर्तमान में भी RT ऑफिस है। मैं वो बताया मेरे को, नहीं वो भी नहीं बताया, बोले इतना ही बोला कि सर मैं केस जीत गया हूँ, मेरे को वकील साहब ने भेजा है कि मेरा पुराना वेतन बेक वजीज का बिल बनाना है। तो मैं इसको समझाया, मैं बोला देखो भाई, हमारे यहाँ लॉ डिपार्टमेंट, विधि का काम, कोर्ट कचहरी का अलग डिपार्टमेंट है। वो लोग सब करते हैं उन चीज़ों को, उनका आदेश से होगा तो मैं भले बना दूँगा, देख लूँगा। चला गया वो, दोबारा फिर आया मेरे पास में, पैसे लेके आया। बोले पैसे लेके आप बना दो। मैं बोला मैं, तुम पहले समझो, समझते नहीं हो, बेवकूफ़ जैसे काम करते करके मैं इसको फिर डांटा और भगाया। मैं पैसे वैसे तुमसे कभी ना मंगाऊँ ना मांगूँगा, हैं? मेरे को आर्डर आज चाहिए, आर्डर आइए, मैं उसके बिना नहीं बना सकता। क्योंकि वो पुलिस वाला का बेटा था, पुलिस लाइन में रहता था वो। उसके बाप भी सब इंस्पेक्टर था। तो
वो अपने जाके शिकायत किया होगा विजिलेंस डिपार्टमेंट में। पूरी टीम आ गई 24/10/1986 को, और सवेरे से घूम रहे थे वो चारों तरफ। यहाँ के एक मुकेश वाला था, वो बताया मेरे दरवाजे में बैठे थे। फिर यहाँ एक मेरे भाई था, वो बताया मेरे दरवाजे में बैठे थे। जब मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकला हूँ, ये चौक तो देखे यहाँ से वो आज़ाद चौक की तरफ गया हूँ 20-25 कदम, पीछे से आया मेरे जेब में नोट, वो डाल दिया ऐसे करके। मैं देखा क्या ऐसा करके हाथ डाला था, ये जो बुल सेट होते हैं ना, उसमें इधर जेब होती है, उसी जेब में डाल ऐसे निकाला हूँ तो एक सिविल ड्रेस में आया। हम लोग विजिलेंस वाले हैं, आप चलिए। पूरी उनकी जो पार्टी के एसपी थे और क्या नाम थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे, 2 गवाह थे, मेरे को यहाँ ले आए। उसके बाद निकालो बोले इसको। मैं बोला सर ये नोट जबरन मेरे जेब में नोट डाला है, ये क्या तरीका है भाई? ने बोला मैं इसको समझा रहा हूँ कि मेरे पास बिना आदेश के मैं बिल नहीं बना सकता। वो नहीं बना, वो अपना केस बनाया। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं इसको, फिलाटिलिन क्या बोलते हैं, मेरा हाथ धुलाना, उसका हाथ धुलाना, शीशी में भरना, पूरी कार्रवाई की है। फिर घर में छापा मारे, क्या मिला? एक तो साइकिल था, एक तो साइकिल एडवांस एक खरीदा था, एक पुराना पंखा था वो उषा का टेबल फैन, और एक घड़ी थी टेबल वॉच, तीनों देखे। और कुछ वो उसमें क्या है, इसमें क्या है, पूरी जांच की, कुछ नहीं, चले गए। अब आगे उन्होंने कार्रवाई की। वो डिपार्टमेंट से तो मैं वकील के पास गया कि मेरा मित्र बोले तुम एक काम करो, एक वकील हैं वो लिखा पढ़ी करके यहीं ख़त्म कर देंगे बोले। तो उनसे नहीं ना, वाजपेयी साहब करके थे वो, पहले पुलिस के वकील थे। तो उन्होंने बोला एक काम करो, वो परमिशन के लिखेंगे भोपाल हेड ऑफिस में तुम्हारे, तो तुम उसके पहले भी प्रेजेंट कर दो उसको, बोले कि साहब ऐसी सी बात है। रिजोल्यूशन बना के भेजे, कुछ नहीं हुआ, इफेक्ट कुछ नहीं हुआ। इन्होंने गया वहाँ से, इनको परमिशन आया, उसमें सब गलत थे, धाराएँ गलत थी, मेरे पिताजी का नाम गलत था। तो फिर मेरे पास आए, बोले आपके पिताजी का नाम, मैं बताया ये है मेरे पिताजी। फिर सर्टिफिकेट बनाया, फिर लेके परमिशन दिया और चालान पेश कर दिया कोर्ट में। अब मामला चला हो तो जो केस पेश किए थे उसमें लिस्ट ऑफ विटनेस भी देते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को बनाया था, अधिकारियों को, जिनके अंदर मैं काम कर रहा था। लेकिन जब वो चार्ज लगाने के बाद एविडेंस स्टेज में आया, साक्ष्य के इसमें, तो उन्होंने नहीं बुलवाया, वही 2 गवाह को बुलाया। मतलब आपके विभाग के लोगों को नहीं बुलाया? नहीं बुलाया। वो आपका विभाग कौन सा था? राज्य परिवहन, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। अच्छा, फिर जब इन लोगों को नहीं बुलाया, अपने ही जो गवाह थे पुलिस ने जो तय किए थे, उसके बाद क्या हुआ? मैं बुलाया। अच्छा, फिर आपने बुलाया? मैं बुलाया। फिर क्या हुआ? सब मेरे पक्ष में बयान दिए वो। उसके बाद मेरे जो कर्मचारी थे उन्होंने भी लिख के भेजा, 500 आदमी की जिनका मैं सब बिलिंग करता था पेमेंट का, उन्होंने लिख के भेजा कि भाई वो आदमी अच्छा नहीं है, हम लोगों का बिल बनाता है, सब कुछ करता है, वो कुछ नहीं होता, चाय तक नहीं पीता, पान तक नहीं खाता, इस तरह का, लेकिन नहीं माने वो। और ये स्थिति हुई तो उसमें जिसने परमिशन दिया था उसको भी नहीं बुलवाया। उसने परमिशन किस चीज़ की? केस की? केस कोर्ट में दायर करने के लिए। केस बिना डिपार्टमेंट के परमिशन के नहीं लगा सकता वो। तो वो IS-70 थे, मैं उनके अंदर में रह चुका था, पहले दुर्ग में कलेक्टर थे वो। तो ये आया कि वो दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से तुमका तो 2 साल 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वहाँ हमने लिखा भोपाल में जो उनका सचिवालय है वल्लभ भवन,
वहाँ लिखा तो वहाँ से आए वो दिल्ली चले गए, दिल्ली भेजा तो भी नहीं आए वो। एक बाबू को भेज दिया उसे प्रोसेसिंग नहीं से पहचानने के लिए। तो हमारे वकील बोले भाई वो पूरा एमपी के मालिक थे, इतने बड़े अधिकारी थे, उनसे मैं रिक्वेस्ट पूछूंगा। सरसरी तौर में वो लोग दस्तखत कर लेते हैं, डिपार्टमेंट में कोई चीज़ आता है अब वो किसी को तो नहीं ले सकते ना, वो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, लॉ सेक्शन अलग, अकाउंट सेक्शन अलग, एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो बोले होंगे वहाँ के अधिकारी को, वो बोले होंगे कि सारी ऐसी जो बात परमिशन के लिए है, पकड़े हैं उसको, बस कर देना। तो उसको यहाँ बुलाते तो मैं उससे पूछता कानूनी तौर पे, लेकिन मजिस्ट्रेट सुना नहीं और फैसला सुनाया वो सेशन कोर्ट ने? यहाँ स्टेशन को। क्या कहाँ की सेशन कोर्ट ने? ये रायपुर के। तो क्या फैसला सुनाया था? सजा दे दिया, मैंने कन्विक्शन कर दिया। अच्छा, आपको सजा दे दी। क्या सजा मिली थी आपको? 1 साल कठोर कारावास और 1000 रुपया फाइन। अच्छा। और 1000 नहीं देने पे 3 महीने का फिर कठोर कारावास। फिर उसके बाद आपने क्या किया सजा होने के बाद? अपील किया, बेल करवाया अपना। ये फैसला कब आया था, कौन से सन में? ये 2004 में। 2004 में। फिर आपने अपील कब की? ये वही 2004 में तुरंत। अच्छा, अपील कर वो बेल एप्लीकेशन लगाया और फिर बिलासपुर में हमने केस दायर किया। तो फिर उसके बाद से अभी 20 साल हो गए हैं करीब, 21 साल। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ इस दौरान जब आपको ये आरोप लगा? तो आपको क्या क्या परेशानियां हुई, सामाजिक आर्थिक जो भी हो वो आप बताइए। इसका सामाजिक और रोड में होगा वो भी सब रिश्तेदारों के सामने तो होगा ही, सब सोच गए। मेरे मामा से भी गए कलेक्ट्रेट ऑफिस में, वो घूस लिया है। यहाँ हमारे भाई थे चारे भाई, हर महीने सोना खरीदता है, जानते तो सब ताना देना है, घूस लिया है, बच्चों को सब निकालना, ये करना, ये सब चालू हो गया था। और किसी ने बात नहीं किया, किसी ने उसको नहीं बोला, समझे ना। तो उनका भी नफरत चालू हो गया, सब कट ने निगाह से, गलत निगाह से देखना चालू कर दिया। मतलब परिवार के ही लोगों ने आपको थोड़ा सा हे दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर तो मैं लड़ते रहा केस को भैया। सुनने में आया कि इस दौरान जो है आपकी पत्नी भी इस सदमे से मृत्यु हो गई उसकी, टेंशन में आ गई वो। अब क्या हुआ, जब कोर्ट में पेश किया चालान, तो वो चाहिए क्रिमिनल केस है तो बेल चाहिए, नहीं तो जेल भेज देंगे वो। तो उसको चाहिए था, तो मैं तो बोला नहीं अपनी पत्नी को, वो अपनी माँ को लेके पहुँचे, मेरे फादर इन लॉ नहीं थे। कहती है लेकिन मेरा एक मित्र था, वो बेचारा वो लेने के लिए आ गया बेल, उसने बेल लिया। हाँ, वो भी ब्राह्मण था। तो फिर उसने बेल लिया। तब मेरी पत्नी बोला, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब रहती थी वो, उसे लिए बीमार हो गई वो, हार्ट अटैक हो गया, वो खत्म भी हो गई। ये कब, कौन से सन की बात है? 1997 की बात है। 1997। और घरेलू परेशानी, बच्चों की पढ़ाई, गोल, फीस। तो जब आपको ये आरोप लगा होगा तो आपका सस्पेंशन हुआ होगा? हाँ, सस्पेंशन हो गया। कब तक रहा सस्पेंशन? ये 94 तक था, 94 तक। फिर तब तक आपको आधी तनख्वाह मिलती रही? आधी तनख्वाह मिली। तो मैं क्या किया, एप्लीकेशन दिया कि मुझे ड्यूटी में ले जाए, तो जाना पड़ता था, काम नहीं कर सकता था। तो हेड ऑफिस लिखा भोपाल हबीबगंज में। तो मेरे पास एक रूलिंग मिली थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें दिया था कि सस्पेंशन नॉट पनिशमेंट बट smooth disposal of proceeding initiated against him. Nobody can remain under suspension for unduly long period. उसी की कापी लगा के मैंने भेजा कि मुझे ड्यूटी में लिया यार। मेरे भी अच्छा नहीं लगता था, सर लोग भी और ताना देते थे। तो मेरे रीवा पोस्टिंग किए वहाँ। तो वहाँ फिर किया, फिर क्या है, वहाँ से ट्रांसफर के लिए फिर कोशिश किया। मैं बोला सारा कितना दूर मेरे को ट्रांसफर कर लिए। और फिर डबल स्टेट बैंक में तनख्वाह भी
हैं। पेश के वो समय रिवाइज हुआ, महंगाई तो देख रहे हैं, लेकिन मेरा पेश के रिवाइज नहीं किया उन्होंने। तो फिर वो किया, वो मेडिकल बनवाया। पत्नी की तबीयत खराब थी, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में थे शशांक गुप्ता करके, बहुत बड़े अच्छे मेडिसिन के डॉक्टर हैं, मियाँ बीवी दोनों हैं। उन्होंने सर्टिफिकेट दिया बना के, बोले इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा सर्टिफिकेट बना के दे रहा हूँ बोले। तो फिर मैं खुद भोपाल गया, वहाँ के लोग मेरे को कोऑपरेट किए, बोले आप भोपाल जाओ। मैं खुद जाके बात किया, क्योंकि वहाँ तो वहाँ पे एक CPO थे, चीफ पर्सनल ऑफिसर, दुर्ग के थे, उनके पिताजी भी DSP वगैरह कुछ थे। तो मैं उनको बोला, मैं बोला साहब मेरी पत्नी का तबीयत खराब है, अब आप पुटअप आप तो चीफ पर्सनल हो, आपको तो साहब के पास पेश करना था, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, क्यों नहीं किए? क्योंकि मैं वहाँ काम था, तो जो मैं वही सेक्शन में था, आई सबसे पास। तो मेरे वहाँ उसका जो PA था JP शर्मा, वो मेरे को रिस्पेक्ट करता था, वो सब पुराना पेपर निकाल के ले आया, उसमें सब में लिख दिया था कीप इट पेंडिंग, कीप इट पेंडिंग। मैं उसको डांटा, फिर आपको बता रहा मेरा आपको पुटअप करने में क्या दिक्कत नहीं, तो पत्नी की तबीयत खराब है, अब कुछ हो जाए तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो फिर उनको पेश किया, मेरा ट्रांसफर हुआ, फिर यहाँ आया मैं 96 में, 2 साल वहाँ निभाया भूखे प्यार से, क्योंकि डबल स्टेटमेंट हो गया, यहाँ भी तनख्वाह भेजूँ, लेट तनख्वाह थे, ये लोग परेशान, पढ़ाई तो बच्चों की गोली हो गई। तो फिर यहाँ आया, तो मैं यहाँ पंडित में था अपना डिपो नंबर, तो वहाँ में भी पोस्टिंग हुई थी, फिर वहाँ मैंने काम किया। कितने साल करीब सस्पेंड रहे आप इस मामले में? मैं रहा हूँ 88 से 94 तक। 88 से 94 यानी 6 साल। 89, हाँ 6 साल। 6 साल आपको आधी तनख्वाह मिली होगी। और उसके बाद फिर जो है आपने दोबारा जब किया इधर सुप्रीम हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, वहाँ फैसला कब आया और क्या आया? उसमें 2001 में मेरे को रिटायर कर दिए, मई 2001 में रिटायर हो गया 31 मई को। ठीक है। उसके बाद केस चलते रहा। तो आपका सस्पेंशन खत्म हो गया था फिर? 94 खत्म हो गया था। हाँ, ड्यूटी में आ गया था, यहाँ से रिटायर भी हो गया मैं। अच्छा, हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया और क्या आधार था उसका? में यही है सर, गलत परमिशन है, उसका भी एक्ट है, तुम केस नहीं चला सकते हो, क्योंकि पुराने में तुमने परमिशन लिया है, नया एक पुराना जो एक्ट था वो रिपील कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे, नया प्रभाव में आ गया था, प्रभावशील हो गया था 1988 का। तो ये परमिशन आपका गलत, तो उसी में आपत्ति उठाए, यहाँ भी उठाए थे मैं, इसके लिए जो दिया हाई कोर्ट गया जबलपुर। अब बहुत परेशानी उठाए हो भाई, तो अब वहाँ भी वकील चाहिए, अब मेरी इतनी शक्ति की कि मैं वकील वो हाई कोर्ट के हाई लेवल के वकील। तो यहाँ पे वो मंत्री थे तरुण चटर्जी, उनसे मिला, तो वो फिर कलेक्टर को लिखा, कलेक्टर ने फिर विधि विभाग को लिखा, विधि विभाग ने जबलपुर को लिखा। तो वहाँ एक मैडम थी कांता जैन कमानिया गेट में, उसको इंगेज किया, वो भी पैसे मांगती थी मेरे को। मैं बोला मैडम मैं फीस नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत बोलोगे दे सकता हूँ मैं, तुम्हें रिटायर सस्पेंशन में हूँ, और दूसरी बात मेरे को परिवार और तनख्वाह भी उतना ज़्यादा नहीं था उस समय, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया। वहाँ पे उससे मिला एक सतीश चंद्र दत्ता जो स्पेशलिस्ट था इस केस का, उससे मिला, तो बोले नहीं वो कुछ नहीं होने वाला है, बोले मैं तो आप लगा देंगे क्या करके बोला, तो बोले नहीं यार, बोले कोई फ़ायदा नहीं है, बोले तुम लड़ो, तो फिर लड़ना चालू किया। इसी पॉइंट को वो हाई कोर्ट माना। अब यहाँ क्या किया है, मेरे जो गवाह हैं इन्होंने कहा कि भाई ये जो गवाह आप पेश कर रहे हो ये तो हर केस में देते हैं, कानून के दृष्टि उसको हितग्राही गवाह बोलते हैं, साक्ष्य हितग्राही है, ये हर केस में ले जाता है। वो भी बोला कि मैं इसको लेते नहीं देखा, न मांग करते नहीं देखा, ये भी चाहिए इम्पॉर्टेंट है इसमें। घूस बोलते हो तो न ये कभी मांग किया है न ये लिया है, रोड में इसको जब पकड़े हो।
तो आपका इस पूरे मामले में वकील पे कितना खर्चा हुआ? अरे भैया लाखों रुपए खर्च हो गए जी। लाखों रुपए खर्च हो गया। हाई कोर्ट में कई साल चला है, कई बार कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 8,000, देखते जाओ जैसे जैसे बनता है तो। अच्छा, उस समय 100 रुपए की कीमत क्या थी? अरे उस समय भी 100 रुपये की कीमत क्या थी बताओ ना भैया। अरे कोई खास नहीं था उस समय 100 रुपये की कीमत। अब के समय की कितने रुपए के बराबर थी? अरे आज के रुपए के समय से तो भाई कम से कम 500 होना चाहिए मैं सोचता हूँ। 500? नहीं, हमको ज्यादा लगता है, 500 से तो ज्यादा होनी चाहिए। नहीं 500 से ज़्यादा नहीं था। ऐसा क्या? हाँ 100 रुपये का था उस समय, काफ़ी चीज़ें आ जाती। 1965? 1986 की बात है। अच्छा, 1986 की बात है। पेकन जो बना 1986 की बात है। अच्छा, तो 1986 में मतलब घी कितने रुपए किलो आता था? मेरे ख्याल से मैं तेल का मालूम है, तेल आता था 8 रुपये किलो, फल्ली तेल हम लोग खरीदते थे खाने के लिए। और आज तो फल्ली का तेल 150 रुपए से कम है नहीं, तो करीब करीब ये समझ लो 15 गुना कीमत रही होगी उस समय की और आज के में अंतर। तो अब इस जो पूरा प्रकरण हुआ उस पे आप न्याय व्यवस्था पे क्या कहना चाहेंगे? न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो वास्तविक सही मैटर पे गवाही है, सही जो तरीका है कानून का, जैसे मैं आपको बताया ना भाई कि वो गलत है, सही को विश्वास नहीं करता। अब उसने क्या लिखा है अपने यहाँ के आदेश में बता रहा हूँ, उन गवाहों को 5-5, 6-6 गवाहों को मानना नहीं इसमें है। और क्या लिखा है इसमें कि इससे उसको लाभ नहीं मिलता। क्यों? एसपी ने केस बनाया है और तुम्हारे डिपार्टमेंट ने परमिशन दिया है, इसलिए उसको लाभ नहीं मिलता। और उसका वकील क्या बोला, इसके जेब से निकला, मतलब उसको स्वीकार है। ये नहीं बोला कि जबरन डाला है या रोड में डाला है। पब्लिक प्लेस में ऐसा कोई केस हुआ है क्या? है एक काम ऑफिस का है ना भैया, तुम मेरे घर में आ रहे हो, मैं तुमको जानता नहीं। एक वकील के नाम से मेरे कई लोग बोलते तुमको भगा, अरे तो मैं इसको जानता नहीं था यार, पर तो उसको भी बोला था तो भेजना ही बार बार मेरे पास, आर्डर लाएगा मैं बना दूंगा, तुम एक पड़ोसी हो, ब्राह्मण आदमी हो। लेकिन वो भी बैंकर था ना, पैसे के लिए उसको भेजा होगा कि पैसा नहीं दिलाएगा तो वही दिला सकता है, वही मैं क्या दिलाऊंगा भाई, मैं तो बिल बनाने वाला हूँ, पैसा तो। उसका कोर्ट केस क्या था? वो क्या कोई केस जीत के आया था जिसने आरोप लगाया था? कोर्ट का उसको डिसमिस करने से नौकरी से। अच्छा। क्योंकि वो चोरी किया था बोलते हैं, वर्कशॉप में था, FI पंप की चोरी बाद में पता लगाया, मेरे को वहाँ के लोग बताया FI पंप चोरी किया था। तो उसने, अब क्योंकि पुलिस वाला का बेटा है, कोर्ट से छूट जाते हैं लोग, तो मुझे आश्चर्य हुआ जब रेड हैंडेड पकड़ा है, वो भी गवर्नमेंट की चीज़ की चोरी कर रहा है, उसमें कैसे छूट गया भैया? इसी से न्याय विभाग की मैं ये कहता हूँ, उसी आधार पे उसको कोर्ट ने रिइंस्टेट कर दिया है ना भाई। अब जो आरोपी था वो भी है कि नहीं है? क्या मालूम जी, पुलिस लाइन में रहता था, बताते हैं। एक मेरा परिचित था, वो वकील के यहाँ था, जैसे मैं बताया ना, मेरा वकील जो था पहले पुलिस प्रोसिक्यूटर था, एटीटी था, असिस्टेंट, फिर पुलिस प्रोसिक्यूटर हुआ। तो एक हवलदार वहाँ काम करता था, विद्यानगर में रहता था, वही सब बताता था। उसका बाप रामलाल वर्मा वो सब इंस्पेक्टर हो गया, बोले 1 फुट लगाता है, प्रमोशन हुआ है, बोले उसी का बेटा है और वहीं रहता है ये अशोक वर्मा करके, वही बतलाया था। वही लोग बोले जाए इसी पास से जान नहीं बना रहा है, कहते ऐसे नहीं बनाया, पैसे देने नहीं बनाया, मतलब तुम उसको पकड़वाओ, ऐसे करके वो बताया था। वो भी नहीं बाहर था, मोती नाम था उसका, मोती सेन, विद्यानगर में रहता था। अब आगे का नहीं है, उसकी पोस्टिंग वहाँ हुई थी। जब राज्य परिवहन बंद कर दिए तो बचे कर्मचारियों को अलग अलग डिपार्टमेंट में वो कर दिए, हाँ भेज दिया उन्होंने। तो उसको तहसील ऑफिस में मैं वहाँ प्राइवेट नौकरी करता था, काके रोड में, वो गांधी उद्यान है ना,
वहीं पे है उनका ऑफिस। तो रात को प्राइवेट नौकरी जानते हो, 8-10 बज जाता था। तो मैं उसको देखता था, जाते वक्त सुबह 10-11 बजे जाता था, तो वहीं काम करता था। तो बात नहीं हुई उससे कभी फिर? हैं? बात नहीं की आपने कभी की? वो एक बार आया था मेरे घर में पकड़वाने के बाद में, मेरा बिल बना दो। मैं कहा वहीं जाके बनाना है, अब बिल यार तेरे को बोल रहा हूँ कि बिल नहीं बनेगा, यही मेरा कहना। तो जैसे आप बोले थे वो बोल रहा है, अब बनवा दे, मेरे को तो पकड़ा दिया ना, मैं नहीं बना दिया, अब जाके बनाने में तो बिल। तो ये थे विजिलेंस को बनवाना था, एसपी को बनवाना था, उसको अधिकारी को जाके। अरे जो व्यवस्था है वो सुनता भी नहीं था मेरी बात। कौन मजिस्ट्रेट यहाँ का एक ही दिखता, मैं इसको समझाया, मैं बोला साहब आखिर में जब जजमेंट टाइप करा रहा था मेरे पूछा क्या करना है, तो मैं इसको बताया तो सर ऐसी सी बात है, आर्डर नहीं ठीक नहीं। अरे यार वो हाई कोर्ट में बोलना तुम यहाँ मत बोलो। मेरा दोस्त था बहुत बोल रहे, ऐसा आदमी बहुत भूल गया। तो बोला वो आप गलत आर्डर कर रहे हो, ठीक नहीं है, बोले चुप था मैं। तो ये थे जागेश्वर प्रसाद अबदिया जी, जो कि 29 साल तक केवल इस बात की लड़ाई लड़ते रहे कि 39 साल, जो कि 39 साल तक इस बात की लड़ाई लड़ते रहे कि उन्होंने रिश्वत नहीं ली है, वो रिश्वतखोर नहीं है। लेकिन इस दौरान जो है उनको जो परेशानियां झेलनी पड़ी वो आपको बताई, जैसे अबदिया जी ने कि 6 साल वो निलंबित रहे। निलंबन का मतलब सीधा सीधा है कि आधी तनख्वाह। इसके अलावा इस आरोप के सदमे में उनकी पत्नी भी जो है इस दुनिया में नहीं रही, उनको सदमा बैठा। और इसके अलावा जो सामाजिक ताने थे परिवार के लोगों का, पड़ोसियों का, जिस तरीके से दिया जाता था, वो एक मानसिक संतरास जो है एक बड़ी चीज़ है। अब आप क्या तैयारी में हैं, क्या इस पर क्लेम कुछ करना चाहते हैं? अब मैं यही चाहता हूँ भैया कि एक तो मैं 83-84 साल का आदमी हो गया हूँ और एक आँख से दिखता है, इलाज नहीं करा सकता, दांत भी गोल हो गए हैं, आँख भी नहीं दिखता है, कमजोरी चलने नहीं है, थोड़ा बहुत अपने आप को मेंटेन करके रखा हूँ तो इतना है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो सस्पेंशन पीरियड का पैसा है या जो भी मुझे डिपार्टमेंट से पैसा मिलना है और भी वो मुझे दिलाया जाए। क्योंकि यहाँ पे वो मैं उसके पास गया था, संजय ओझा है मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ CIDC में, वो छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम करके है, जो राजभवन है उसके आगे पुलिस ओल्ड पुलिस हेडक्वार्टर ऑफिस है, वहीं विराजमान है वो। उनके पास तो गया था, बोला भी हूँ, एप्लीकेशन लिख गया हूँ। अब मैं यहाँ के मुखिया को भी निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, वित्त मंत्री हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं कि और वो अमित शाह जी हैं गृह मंत्री जी, कि मेरा जो पैसा है मेरे पूरी लाइफ मैं बच्चों की शादी नहीं कर पाता था, बड़ी मुश्किल से लड़कियों को 2 किया हूँ, एक छोटे लड़के का शादी नहीं कर पाया, क्योंकि कौन देगा ऐसे की लड़की को। जहाँ समाज में प्रतिष्ठा खत्म हो गई, जो दाग लगा है और जब तक धुलेगा नहीं तब तक के तो झेलना पड़ेगा। सभी घूसखोर है, ऐसा है वैसा है, ताने देना। तो इसी चीज़ में उसकी शादी नहीं कर पाए, ये सब क्षति हुई है। तो मेरा एक ही ख्वाहिश है इन लोगों से सबसे है, वो कश्मीर में हुआ, इनको हुआ, सबको आप दे रहे हो। मेरे छोटे से पुराना मकान में एक कमरा भर नीचे है ये, इसका थोड़ा सा अल्टरनेट किया हूँ। लैट्रिन भी नहीं थी, आपको बता रहा हूँ, बहुत दिन तक बहुत परेशानी होती थी, वहाँ जाओ यहाँ जाओ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें जो भी लाभ मुझे हो वो दिलाया जाए। अच्छा, जब ये मामला हुआ था आप किस पद पे थे? हाँ? पद क्या था तब आपका? बिल्स असिस्टेंट। बिल्स असिस्टेंट। हाँ। तो ये थे अबदिया जी, जो कि अपनी पूरी व्यथा बता रहे थे। आपको बता दें कि एक देश में ऐसा लगता है कि कानून जो है शकल देख करके सख्ती या नरमी बरतता है। एक अबदिया जी हैं जो 39 साल तक एक आरोप को झेलते रहे, और एक और जज हैं जो अभी इस देश में चर्चित हैं, जिनके घर से बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियाँ जली हुई हालत में मिली थी। उनके घर में आग लग गई थी, जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो बड़ी मात्रा में उनके पास पैसे बरामद हुए। वो जज साहब सुनते हैं कि अभी भी नौकरी में हैं और महाभियोग की कार्रवाई उन पर चल रही है, लेकिन उनको
सिस्टम उनका ठीक चल रहा है अभी। लेकिन अवधिया जी जो है सस्पेंड कर दिए गए थे और एक दाग झेलते रहे। तो हमको लगता है कि कानून व्यवस्था को थोड़ा सा, हाँ, कानून व्यवस्था को कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें पारदर्शिता हो। और 39 साल बहुत लंबा समय है और इस ड्यूरेशन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देर से मिला न्याय भी अन्याय से कम नहीं है। ये जो विजिलेंस डिपार्टमेंट शासन ने जो बनाया है, बड़े बड़े पद SP या दुनिया भर की, ये पकड़ के और कोर्ट में केस उसी को पेश करते हैं जो उनको पैसा नहीं देता। जो पैसा देते हैं उसका केस कोर्ट में पेश नहीं करते, वहीं उनका काम समाप्त कर देते। जितने सबूतों के पास सही रहते हैं उसको भी समाप्त कर देते हैं। यहाँ पे लेबर जज SC भार्गव उसको पकड़े थे, वो डागा बिल्डिंग में था, यहाँ पे रेसिडेंस कम कोर्ट, लेबर कोर्ट था। तो वहाँ जब उसकी अलमारी को खोला जहाँ फाइलें थी, उसके फाइलें में नोटों के बंडल मिले जिसका वीडियो शूटिंग किया था, समाप्त कर दिया था। वो पैर पकड़ लिया उसका, मजिस्ट्रेट पकड़ लिया SP का, तो उसने केस पेश नहीं किया। एक यहाँ पे आनंद वर्मा थे हमारे डिपार्टमेंट में, वो भी बताया। मैं गया तो भैया क्या है ये लोग बना के शायद भोपाल देते हैं, सब इनकी न्यूज सिटिंग आती ना। तो वहाँ एक मेरा दोस्त जो बना था, एक जन ये हनुमान नगर में रहता था, अब नहीं रहा वो भी गया था। तो वो मेरे को बताया दादा मेरा 30 रुपये केस है, बहुत सही और 5 लाख 10 लाख मैं कहाँ से लाऊंगा बोले। तो उसका भी केस पेश हुआ। एक और आनंद वर्मा था, उसका भी केस पेश नहीं किया। तो ये क्या है, विजिलेंस डिपार्टमेंट की अपनी जो इच्छा है उससे करो। तो मैं उससे भी नहीं बात। वो BD धनंजय जो है ना, वो भी पुलिस का था, बाद में रिटायर होने के बाद वो गवर्नमेंट स्कूल सामने हॉस्टल है वहीं थे। मैं वहाँ जाके बोला उसको, सर ऐसी बात है आप गलत तकनीक बनाए हैं। तो बोले वाह ऐसे में तो आपका केस ऐसे ख़त्म हो जाएगा। बोले मेरे को क्या मिलेगा, बोले प्राइवेट बेस्ट वकील बोले तो मेरे को पुलिस नहीं। मैं बहुत प्रयास किया करने का मतलब सच्चाई हो जाए, सच्चाई में बन जाए। तो जिसके पास पैसा नहीं है या सही आदमी है, ईमानदार है, उसका ये इनाम है। तो मैं 39 साल कोर्ट में पैसे भी खर्चे करते रहे, अभी करते रहा, लगते रहा। क्योंकि कई लोग बोलते हैं, अभी एक मैडम आई थी, वो क्या आज तक के ऐसा कुछ थी, वो बोली वो नहीं बंसल है सर कि आप 100 रुपये के लिए इतने दिन लड़ते रहे। तो मैं बोला भाई कैसे करूँगा, नहीं लड़ूंगा। तो मेरी बोलते हैं ना, वो कहा ना भाई कि हेल्थ लाइफ नथिंग इज लाइफ, हेल्थ लाइफ मतलब समथिंग। आपने धन खोया कुछ नहीं खोया, लेकिन स्वास्थ्य खो दिया ने कुछ खो दिया, और कैरेक्टर खो दिया तो सब कुछ खो दिया आपने। नहीं लड़ूंगा तो जेल जाना पड़ेगा। तो मेरे तो पूरा परिवार गोल हो जाएगा, ऐसे भी गोल हो गया है। पढ़ाई नहीं कर पाया, इतनी नौकरी का प्रयास किया। ये नहीं है मेरा लड़का, एक भी काम है जो काम है वो कर रहा है, ये GST का काम चल टैक्स इनकम टैक्स, तो घर चला थोड़ा मतलब वो 300 रुपया नौकरी करता था, आपको बता रहा हूँ। और मैं प्राइवेट नौकरी करता था, जहाँ मिले चौकीदारी तक किया। कहाँ ये कब करते थे, जब आपका निलंबन चल रहा था तब? नहीं, निलंबन के बाद रिटायर्ड हुआ तो 94 में मेरे को ड्यूटी में भी है। उसके बाद रिटायरमेंट तक रिटायर्ड किए मेरे 2001 तक। यहाँ डिपो नंबर 2 में काम करते रहा मैं ना। फिर उसके बाद रिटायर कर दिए मेरे को, और मेरा पैसा नहीं दिए, रिटायर तो कर दिया। तो मेरा जो ग्रेचुटी है, ट्रैवलिंग फंड है, पेंशन है, अभी कुछ नहीं मिला? नहीं मिला, बहुत लिखा पढ़ी किया। उस समय एक IAS है गणेश शंकर मिश्रा मंत्रालय, उनसे जाके मिला। तो बोलता है, मजाक करता था मेरे को, तुम तो अच्छे दिख रहे हो यार, क्या जरूरत है तुमको पैसे की, अभी बात करते सब नौकरी वाला आदमी हो, आप भी नौकरी कर रहे हो, आपको पैसा नहीं मिलेगा तो कैसा होगा। दिखने वाली बात, थोड़ी रिटायर क्यों किया, मेरे ड्यूटी में दे दो, मेरे तनख्वाह दो, मैं जीऊँगा कैसा, मेरा परिवार कैसे दिएगा। तब वो कई दिन के बाद दिया।
वो भी तब से कुछ मिला कि नहीं मिला? कुछ उसी समय मिला था, रिटायरमेंट के बाद 3 साल के बाद। और मंत्र आए जाओ वो कहते फिर गया, तो वो भी ठीक से जैसे चाहिए वैसा नहीं मिला। उसके डिफेंस के लिए भी इतना फाइलें रखी हुई है, भोपाल यहाँ वहाँ सब लगाया। अभी भी गया था, वो संजय ओझा है नंदन डायरेक्टर, वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट। इसके पहले राय थे, अनिल कुमार राय, वो कहीं से आया था, वो भी घपला किया बोलते 90 करोड़ कितना का, बोले शंकर। तो वो थे, क्या नाम था उनका, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हाँ, इसके पहले तो कितना पैसा दिया था बोले, तो वो बोले मैं जब तक हूँ तब तक गारंटी लेता हूँ बोले। उसके बाद तो वो ऑफिस से नहीं आता था, कई बार गया तो एक बार मुश्किल से पकड़ा था, उसको भी बोला नहीं ध्यान दिया, लेकिन देखते नहीं है वो। हमारे साथ जो है जागेश्वर प्रसाद अवधिया जी के सुपुत्र अखिलेश कुमार अवधिया जी भी हैं। उनसे भी पूछते हैं कि जब ये प्रकरण हुआ था उस समय उनकी क्या स्थिति थी और उन्होंने क्या क्या भोगा। जी अखिलेश जी। मैं अखिलेश कुमार अवधिया, पुत्र श्री जागेश्वर प्रसाद अवधिया। जब पिताजी का यह केस हुआ उस समय मेरी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। मैं 10वीं क्लास का छात्र था, गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता था। ये होने के बाद हमारा माइंडसेट ख़राब हो गया कि अब आगे क्या होगा। 2 साल तो हमने इंतज़ार किया कि शायद जल्दी हो जाए निर्णय, तो निर्णय तो होना तो बात की बात है। पिताजी को सस्पेंड कर दिए। फिर तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई। आर्थिक स्थिति ख़राब हुई तो फिर मजबूरी में हमको सन 1988 में 12वीं करने के बाद 300 रुपये की नौकरी किया, और नौकरी करने के बाद मैं स्वयं से पढ़ाई किया। और आज मैं एक कर सलाहकार के रूप में आयकर जीएसटी ग्रुप में पूर्व सचिव रायपुर जीएसटी वर्षन के पद पर रहकर कार्य कर रहा हूँ। हमारी घर की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी भैया, ना हमारे पास कपड़े थे, एक कपड़े में हमको रहना पड़ता था, ना ही खाना हमको समय से मिलता था। क्यों? पापा जी को तनख्वाह ही नहीं मिलता था, आधा तनख्वाह मिलता था, तो कैसे चले। मेरे छोटे भाई बहन रोते थे कि हम क्या खाएं, अब क्या बताएं। मतलब इतनी हमारी स्थिति बदतर हो गई थी। हमारे समाज में, हमारे परिवार में हमको कोई पूछने वाला नहीं था। इतनी बेइज्जती हुई है हमारी। आज सब कुछ तो मिल गया, न्याय मिल गया, तो आज आप लोग पूछ रहे हैं। 39 साल तक हम लोगों को किसी ने नहीं पूछा, और न्याय होने से भी देर से हुआ। कहते हैं सत्यमेव जयते, न्याय तो देर से हुआ, वो तो ठीक है, बट उसका कोई लाभ तो है ही नहीं, कोई भरपाई तो नहीं होगी। हमारा जो समय निकल गया, हमारा जो करियर ख़राब हो गया, हम लोगों की शादी देर से हुई, उसका क्या है? उसकी भरपाई क्या वो पुराना समय हमें वापस मिल पाएगा? धन्यवाद। तो ये थे जागेश्वर प्रसाद जी के सुपुत्र अखिलेश जी। और अब अवधिया जी को तो आपने सुन ही लिया कि कितना दर्द झेला है, 39 साल इन्होंने, और उनके सुपुत्र जैसा बता रहे हैं उसकी आप कल्पना करिए। बस जो इन्होंने बताया है उसको उस समय में अपने आप को थोड़ा सा ढाल के देखिए तो आप महसूस कर पाएंगे कि एक झूठा आरोप कितना परेशान कर देता है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और भविष्य को किस तरीके से प्रभावित करता है, मतलब भविष्य को भी अंधकार में धकेल देता है। लेकिन अवधिया जी लड़ते रहे और आखिरकार जैसा उन्होंने कहा कि हम जो है अगर सम्मान चला गया तो फिर जीवन में बचा क्या है, इसलिए वो लड़ते रहे और आज जो है उनकी जीत हुई। लेकिन ये बहुत विलम्ब से मिला हुआ न्याय है, और विलम्ब से मिला हुआ न्याय कोई न्याय नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब सिस्टम चल रहा है, आपको बताया हमने, जैसा कि एक जज साहब है उन पर भी एक मामला चल रहा है, उनके घर में पैसे मिले, लेकिन सब चल रहा है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारी इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।